यार मैंने एक क्लास की है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किसकी की है। अच्छा चलें एक काम करते हैं, आज फाइवर को देख लेते हैं अगर आप लोगों को सही लगे तो। मतलब आपको अगर बता दें कि गिग्स कैसे बनती हैं और क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, आप देख लें। चलो सही है, ये भी सही है। हाँ ये भी है। नहीं वैसे HTML CSS बूटस्ट्रैप पे काम हो जाता है। बहुत जो बैच 2 के बच्चे थे ना उन्होंने बनाई थी, क्योंकि मैंने उनको बेसिकली क्या कहा था कि आप HTML CSS बूटस्ट्रैप से आप स्टार्ट लें, सही है। जब क्योंकि मसला ये होता है कि आपका ना एक डेट आ रही होती है कि आपका अकाउंट कब से बना हुआ है, सही है। तो जो क्लाइंट होता है वो इस चीज़ को नोट करता है। अब नया अकाउंट होगा ना 2 दिन पहले का, तो वो हिचकिचाएगा, वो बोलेगा यार ये अभी नया बंदा आया है, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूँ ना कर पाए, मेरा टाइम ज़ाया हो, क्योंकि वो टाइम की बहुत वो लोग कदर करते हैं। तो खैर चलें हम लोग थोड़ा ये जावास्क्रिप्ट को हम कंप्लीट करें, फिर हम लोग उधर पहुंच जाएंगे। यार फ्रंट एंड में मसला ये होता है कि फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट फ्रंट एंड का पार्ट है, तो अभी आप फ्रंट एंड भी पूरे नहीं हो। जब आप फ्रंट एंड पूरे नहीं हो तो आप फ्रंट एंड की जॉब अप्लाई नहीं करोगे। जो आजकल फ्रंट एंड नॉर्मली चल रहा है वो आपका चल ही ये रहा है रिएक्ट, सही है। तो ये बड़ा आपके साथ मसला है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रंट एंड जॉब्स होती हैं जो सिर्फ HTML और CSS प्योर, और वो लोग कुछ कराते ही नहीं है। क्या चीज़? अभी उसको देख लेते हैं। सही है, तो हम एरे मेथड्स पढ़ रहे थे। एरे मेथड्स में हमने कल फॉर ईच पढ़ा था, स्प्लाइस पढ़ा, फॉर ईच पढ़ा। फॉर ईच आखिरी पढ़ा था। हम फॉर ईच को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैप। तो किसी ने पूछा कि जावास्क्रिप्ट कितनी रहती है, तो आपके पास एरे मेथड्स होते हैं। एरे मेथड्स के बाद आपके कुछ उसके मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट के, स्ट्रिंग मेथड्स। वो तो समझ लें एक तरह से दोनों का पार्ट ही रहता है। एरे के अंदर ही वो यूज़, उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूज़ होते हैं वो सारे, तो खैर वो साथ में यूज़ हो जाएंगे। तो आपका बस ये दो तीन चीज़ें रहती हैं। उसके बाद जो आपकी बेसिक जावास्क्रिप्ट है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बेसिक जावास्क्रिप्ट के बाद आपकी शुरू होती है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम। डॉम क्या है कि बेसिकली अभी तक आप जितनी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं आपने नोट किया होगा, आप HTML से कोई भी काम नहीं ना रिसीव कर रहे हैं ना उसको कुछ करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। आप अपने में ही खेल रहे हैं, वो नंबर्स बना रहे हैं, नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, एरे बना रहे हैं, मतलब एक फनकारियाँ चल रही हैं। तो ये अभी तक डॉक्यूमेंट और राइट के ज़रिए हमने HTML से थोड़ा बहुत कम्युनिकेट किया था, लेकिन उसके बगैर हमने कोई और चीज़ नहीं की। हालांकि हमारे पास फ्रंट एंड अगर देखा जाए तो वो प्योरली किस पे डिपेंडेंट है, HTML CSS। तो हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन डॉम मैं ज़्यादा डीपली नहीं कराऊंगा। उसकी वजह यह है कि रिएक्ट में डॉम यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि रिएक्ट का अपना पूरा स्ट्रक्चर है और उसका अपना सिस्टम है। लेकिन आपको डॉम आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है भाई ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मुझे वेबसाइट बना के दो, सही है। आप उसको बोलोगे नहीं मैं रिएक्ट की बना के देता हूँ, बोलेगा नहीं मुझे सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट की चाहिए। और उसको फर्ज करेंगे, उसको कोई फॉर्म फिल करवाना है, XYZ कुछ भी करवाना है, लेकिन वो करवाना है किसमें, JS में। तो आपको डॉम आना चाहिए, सही है। जो बेसिक डॉम की कमांड्स हैं वो इनफ होती हैं
आपका सिंपल एक वेब पेज बनाने के लिए उसको आपको डीपली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई ज़्यादा फंक्शनैलिटी वाला पेज है ना तो आप तो उसको डायरेक्टली बोल दोगे भाई रिएक्ट करा लो, आपके लिए ही अच्छा है। खामखा आप हमें जावास्क्रिप्ट में पे करोगे, आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, वो बोलेगा चल भाई ठीक है रिएक्ट में कर ले, सही है। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है। तो आपके पास डॉम जो है वो मुश्किल से 2 हफ्ते चलता है, 4 क्लासेस बहुत है डॉम ख़त्म करने के लिए। तो आप 2 हफ्ते प्लस कर लें, और ये जो आज का मतलब अगला जो वीक आपका आएगा उसका जो पहली क्लास होगी वो स्ट्रिंग मेथड्स और ऑब्जेक्ट मेथड्स में ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक अगले वीक की जो सेकंड क्लास है उसमें हम लोग डॉम में पहुंच जाएंगे। जब हम लोग डॉम में पहुंच जाएंगे तो डॉम में मैंने कहा 2 हफ्ते और, तो ये नवंबर, आई थिंक आज 13 है, तो नवंबर एंड में आपकी जावास्क्रिप्ट एंड हो जाएगी। नवंबर में आपकी जावास्क्रिप्ट एंड हो जाएगी, दिसंबर में आपका रिएक्ट स्टार्ट होगा। रिएक्ट जो है कमोबेश 2 महीना चलती है, सही है, 2 महीना चलती है, लेकिन अब अगेन डिपेंड करता है आप लोगों पे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे हाँ हमें कंपोनेंट समझ आ गया, हमें यूज स्टेट समझ में आ गया, हमें यूज इफेक्ट समझ में आ गया, सही है, तो वो प्रैक्टिस से होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बात समझ आएगी, ठीक है, नहीं करेंगे तो वही आप रोते रहेंगे, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा। फिर एक टाइम तक मैं उसको घसीटता रहूँगा, दोबारा रिपीट कराता रहूँगा, लेकिन उसके बाद मैं फाइनली बोलूँगा कि भाई अब बहुत हो गया, सही है। अब जिन्होंने प्रैक्टिस करी थी, मुझे दिख जाएगा कि भाई 3-4 लड़के हैं जिन्होंने फुल प्रैक्टिस करी है, अब उनको वो चीज़ आ गई है जिनको पहले नहीं आती थी। तो मैं अज्यूम कर लूँगा कि भाई मैंने अपनी तरफ से मैंने वो चीज़ डिलीवर कर दी है, क्योंकि एक बच्चा है जो बाहर से ऑलरेडी पढ़ के आया है। अब मैं उसको सैम्पल साइज में कम नहीं कर सकता। अगर मैं उसको सैम्पल में इकट्ठा करता हूँ तो ये मैं चीटिंग कर रहा हूँ आपके साथ। अब मैं देखूँगा ये बच्चा जो है ये पहले इसको कुछ भी नहीं आता था, ना इसने कहीं बाहर से पढ़ा है, इसने यहीं बैठ के रिएक्ट की ऐप बना ली। वो चलो एक है, वो हो सकता है वो थोड़ा ज़हीन हो कुदरती, तो हम बोलेंगे यार चलो उसको हटाओ। तो जब 10 बच्चों की क्लास में से अगर 4-5 बच्चे भी खुद से कोई काम कर जाते हैं तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई मैंने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दी है। बाकी जो पीछे 5 बच्चे हैं वो अपनी लेजीनेस की वजह से वो चीज़ नहीं पिक कर पा रहे, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और होता भी यही है, इतनी दफ़ा एक चीज़ आप रिएक्ट की आप रिपीट करा रहे हो, उसके बावजूद भी जब आप आके पूछोगे भाई यूज स्टेट कैसे बनाना है, आप बोलो पता नहीं, तो फिर तो मतलब आपकी वाकई ज़ीरो प्रैक्टिस है। क्योंकि मैं ही इतनी सब दफ़ा वो सामने लिखता रहता हूँ जानबूझ के। वरना नॉर्मली अगर आप देखें तो टीचर्स क्या करते हैं कि पहले से कोड लिख कर आ जाते हैं, वो कभी भी ऑन लाइव कोडिंग नहीं करते, वो कोड लिख कर लाते हैं, वो कोड आपके सामने पेस्ट करते हैं और वो स्लाइड में दिखाते हैं कि भाई अब हम ये कोड करेंगे, इस कोड में देखें ये होगा ये होगा ये होगा। फाइनली वो एक प्रोजेक्ट फोल्डर खोलते हैं, उस प्रोजेक्ट फोल्डर में पहले सब कुछ हुआ होता है, सिर्फ कमेंट आउट्स हुए होते हैं। वो करते हैं कि बेटा पहले देखें कंपोनेंट बनाते हैं, वो पहला कमेंट जो है उसको हटाते हैं तो कंपोनेंट बना हुआ आ जाता है। फिर उस कंपोनेंट के अंदर से एक चीज़ और हटाते हैं तो वो नज़र आ जाती है। तो आप कभी भी देखेंगे ना तो इवन ट्यूटोरियल्स होते हैं वो भी इसी बनाए जाते हैं, सही है। तो लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं यहाँ पे लाइव कोडिंग क्यों करता हूँ, कम से कम आपको लिखने का तरीका आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक चीज़ कैसे करते हैं। वरना वही वाली बात है आप यूट्यूब से ना सीख लें अगर एक चीज़ कॉपी पेस्ट ही करनी है तो खैर अब हम लोग एरे मेथड्स में थे। एरे मेथड्स में हम लोग फॉर ईच तक आ गए थे। तो फॉर ईच बहुत आसान था, हमने कहा था सिटीज, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। ये एरे तो अब आपको रट गई होगी, सही है, इसके अंदर सिटीज के नाम है, ये भी समझ आ गया होगा कि एक एरे के अंदर दूसरी एरे है। तो इसको ना थोड़ा और सिंपलाइज करते हैं कि पहले यहाँ पे लिखते हैं वार यूएसए सिटीज। ये एक सिंपल एरे है जिसके अंदर यूएस के 3 सिटीज़ के नाम है। मैं कहता हूँ कि यार इनके नामों को मैंने प्रिंट कराना है, तो इसमें मैं क्या चलाऊँगा, फॉर ईच। फॉर ईच एक फंक्शन है और इस फंक्शन में क्या रिसीव होता है, एक कॉल बैक फंक्शन। और ये कॉल बैक फंक्शन एक पैरामीटर रिसीव करता है किस नाम का, आइटम। अब आइटम पे अब आप इसको किस तरीके से यूज करते हो आपकी मर्जी है। अगर मैं इधर लिखूंगा console log आइटम तो वो console में आइटम्स लिख देगा, लेकिन मैं इसको कहता हूं तुम करो document डॉट राइट आइटम, क्योंकि अभी मैं JS की फाइल में कर रहा हूं, पहले मैं console में कर रहा था, ठीक है। एक जगह हम कंफर्म करते हैं कि HTML के अंदर एरे मेथड्स लगा हुआ है, बिल्कुल एरे मेथड्स लगा हुआ है। तो इस HTML की फाइल को हम लाइव सर्वर से चला देंगे,
हाँ हाँ, तो इसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए तीनों सिटीज के नाम लिख लिए, लेकिन आपको दिख रहा है कि उसने एक साथ मिला दिए हैं। तो आपको इसका हल पता है? इसको आप क्या दे दें? बीआर दे दें, तो अब वो अटलांटा, सिएटल और एनवाईसी भेज देगा। क्या चीज कर दे? मैं ऐसे कर लेता हूँ, वैसे मेरी कन्वेंशन है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट राइट नॉर्मली आगे जाके इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। ठीक है जी, ये बात समझ आई कि फॉर ईच क्या कर रहा है कि वो आपके एरे के हर आइटम्स को निकाल के ला रहा है और किसमें दे रहा है आपको? आइटम है। अब आप इसके साथ जो भी प्रोसेसिंग करें वो आपकी मर्जी है। अब ये तो था यूएसए सिटीज जो कि एक सिंपल सी एरे थी। असल मसला कब आता है? जब एक एरे के अंदर एक और एरे हो। अब जैसे कि मैं कहता हूं कि आपके पास सिटीज है, जब सिटीज में फॉर ईच लगेगा तो फिर दोबारा इसमें क्या पास होगा? कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में क्या रिसीव होगा? आइटम। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आइटम। चलें इस दफा आपकी कन्वेंशन इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए मसला क्या हुआ है कि ये अटलांटा, सिएटल और एनवाईसी, ये किससे आया? ये यूएसए सिटीज से आया। ये बात समझ आई? ये वाला जो है ये किससे आया? सिटीज से। लेकिन ये क्या चीज है? ये बेसिकली एरे है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट और राइट हुआ है, इस वजह से उसने वो स्क्वायर ब्रैकेट हटा के स्ट्रिंग लिख दी है। तो लेकिन ये कॉमा आपको बता रहा है कि ये क्या चीज है? एरे। और हमें एरे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एक सिटी एक लाइन पे चाहिए। तो इसका मतलब है, इसका हल हमने क्या कहा था कि क्योंकि एक एरे को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फॉर ईच। तो इसका मतलब इस आइटम में भी मुझे क्या रिसीव हो रहा है? एरे। तो इस एरे को भी तोड़ने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक और फॉर ईच। जब एक और फॉर ईच आया तो इसमें दोबारा से मुझे क्या मिलेगा? कॉल बैक फंक्शन। और इसमें अगेन मेरे पास आइटम आएगा, लेकिन अब आप इसमें आइटम ना कहें, सही है? आप एलिमेंट कह लें या एलएम कह लें या ईएल कह लें या सिर्फ ई कह लें या सिर्फ आई कह लें, वो आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि आपने पहले आइटम यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। अब आप यहाँ पर आके कहें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप लिखें आई प्लस, सही है? अब आपको दिख रहा है कि आपके सारे जो नाम है आप 1 बाय 1 आ गए, लेकिन एक मसला और है, जो ऊपर वाला है बीआर है, वो बिल्कुल ही मिक्स हो जा रहा है। सही है? अब बेहतर है। अब ये ऊपर सिंगल एरे थी और नीचे यहाँ पे मल्टीपल एरे। बात समझ आ रही है? एक में हमें एक फॉर ईच इस्तेमाल करना पड़ा, दूसरे में हमें 2 फॉर ईच। बिल्कुल करा सकते हैं। अब आपके सबसे पहले सिंपल वाले को देखते हैं ताकि समझ आए। यहाँ पे आपने देखा ना कि सिर्फ हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें सिर्फ आइटम नहीं मिलता, बल्कि अगर आप कॉमा लगा के इंडेक्स लिखेंगे ना तो ये आपको क्या भेजेगा? इंडेक्स भी भेजेगा। अब आप यहाँ पे उसको कह दें इंडेक्स प्लस, ये बेसिकली मैं बीच में स्पेसिंग दे रहा हूँ, सही है? तो मैंने स्पेस दिया क्या? नहीं सही है। ये देखो 0 अटलांटा, 1 सिएटल और 2 एनवाईसी। अब इस साथ में वो क्या प्रिंट कर रहा है? इंडेक्स नंबर से प्रिंट कर रहा है। बात समझ आई? बाद में आएगा। हाँ, ये तो सिंपल डॉक्यूमेंट और राइट कन्वेंशन है, आप इसको कैसे भी कर लें। इवन मुझे ज्यादा पसंद ये वाला तरीका है, ये आपने किया है सही, मुझे ज्यादा। अब यहाँ पे आप जो चीज जैसे लिखेंगे ना वो वैसे ही प्रिंट आउट करता है, सही। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल,
सीरियल मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने उसको वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल मैंने क्या दिया, इंडेक्स। तो ये मैंने ऐसे कुछ भी एरो बना दिया और इसको मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, आइटम। तो एग्जैक्टली वैसा ही वो आउटपुट दे देता है। तो मुझे ये वाला जो स्ट्रिंग टाइप है ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें आप पूरा कंट्रोल करते हो किस तरीके से आउटपुट दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कि हमारे पास यहाँ पर है, तो इसमें प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद बना लेता है। तो ये ज़्यादा बेटर दिखता है, आसान भी है इसको हैंडल करना। ठीक है, तो ये तो था आपके पास क्या था, फॉर ईच था। फॉर ईच में किसी को कोई क्वेश्चन है? पक्की बात है, अभी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, दो में से कॉमन आइटम आप इफ की कंडीशन लगा लें। अब जैसे कि यहाँ पे ये डबल आइटम्स हैं, ये आइटम में पहले वाला आइटम और दूसरे में आए, तो फर्स्ट करें आपके पास दो एरेज हैं, दोनों पे आपके पास दो फॉर ईच चल रहे हैं, एक पहला फॉर ईच और एक अंदर वाला फॉर ईच। अब आप यहाँ पर आगे आप इफ स्टेटमेंट लगा लें, आप सॉरी इफ स्टेटमेंट लगा लें। इफ स्टेटमेंट में आप कह लें आइटम इज इक्वल टू आई। उसके बाद आप यहाँ पे एक और एरे ऊपर बना लें खाली, उसको फर्स्ट करें कह लें कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन्स। तो यहाँ कॉमन्स में आप पुश करा दें, सही है। तो ये जो कॉमन्स की आखिरी में एरे बनेगी ना, वो आपके पास उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जस्ट वो पुश अप हो जाएंगे, सिंपल। उनका क्वेश्चन था, उसका जवाब था। नहीं मैंने आपने गौर नहीं किया उसमें। मैंने जब शुरू किया तो मैंने सबसे पहले एलएम लिखा, मैंने कहा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। ये तो सिंपल वेरिएबल है, ये तो आपकी मर्जी, आप उसको कुछ भी दे दो, यहाँ आप के दे दो, फिर यहाँ आपको भी, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, के। बस इसको देखिए कि आप दोनों जगह पे एक ही चीज़ इस्तेमाल करें। तो लेकिन इसकी कन्वेंशन ज़्यादा क्या है, इसके साथ कुछ बीमारी है। इसकी कन्वेंशन क्या है कि इसमें क्या इस्तेमाल होता है, आइटम। तो जो दुनिया कर रही है आप उसके साथ चलेंगे तो आपका कोड और दुनिया का कोड सेम दिखेगा। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि मार्केट कन्वेंशन है, जो कि मार्केट में यूज़ होती है। तो जब आप किसी और का कोड पढ़ रहे होंगे, जो क्लाइंट आपको बोलेगा यार इतना काम हुआ है, इसको एक्सटेंड करो, तो अब जो पहला काम हुआ है आपको उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप उसको पढ़ रहे होगे तो आपको इस तरह की चीज़ें दिखेंगी। अब आपकी कन्वेंशन और दूसरों की कन्वेंशन अगर ज़्यादा फर्क हुआ ना, तो आपको उनका कोड पढ़ने में बहुत मसला होगा। लेकिन अगर सेम हुआ तो आप यूँ पढ़ लोगे कि आप भी वैसा ही काम करते हो। कैसे? तो बहुत आसान है, यहाँ पे इसको इंडेक्स कह लो, यहाँ पे आपको इंडेक्स 2 कह लो। पहला इंडेक्स है, दूसरा क्या है, इंडेक्स 2। जहाँ पे पहले बड़ी वाली एरे का आपने इंडेक्स लिखना है वहाँ पे इंडेक्स इस्तेमाल करो, जहाँ पे छोटी वाली एरे का लिखना है वहाँ पे इंडेक्स 2 इस्तेमाल करो, दोनों यूज हो जाएंगे। ये बिल्कुल वही कहानी है जो यहाँ हुई थी, ये वाला, ये याद है, एक आई है और एक के है, इधर एक इंडेक्स है और दूसरा बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। तो ये आपका है फॉर ईच। अब एक और हमारे पास एरे मेथड है, हमने क्या पढ़ा है, सिटीज, लेकिन अब सिटीज बहुत हो गई हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं। हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में आता है 1, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद आता है 17, 19 प्राइम नंबर है, 19,
21 नहीं है, 23 है। चलो काफ़ी हो गए। 1 3 5 7 11 13 17 19 23 ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स। मैंने सिंपल एक एरे बनाई है प्राइम नंबर्स की, सही है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इनका जो जितने भी इसमें आइटम्स है वो मुझे वही वाला काम कि वो मुझे चाहिए। तो पहला तरीका क्या है? मैं चाह रहा हूं कि मुझे 1 भी चाहिए पहले, फिर 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 7 चाहिए। अब मुझे एरे के अगर आइटम्स चाहिए होते हैं सारे, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है? सबसे पहली क्या था? फॉर लूप। हम या तो फॉर लूप लगा सकते हैं, दूसरा फॉर ईच लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि मेक अ न्यू एरे बाय एडिंग 2 in each element of prime numbers। किसी को ये सवाल समझ आ रहा है? वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि एक नई एरे बनाओ, मेक अ न्यू एरे। वो न्यू एरे कैसे बनेगी? ये जो प्राइम नंबर्स वाली एरे है, इसकी हर एलिमेंट में क्या प्लस करना है? इसका मतलब 1 की जगह क्या आएगा? 3 की जगह क्या आएगा? 5 की जगह 7, इस तरीके से। गुड। अब एक तरीका तो हमारे पास लूप का है। हम कहें कि न्यू एरे, ठीक है। न्यू एरे हमारे पास क्या है? खाली। पहले खाली चाहिए, फिर उसके बाद है हमारे पास 4। तो हमारे पास i इज इक्वल्स टू 0 है, i इज लेस देन, क्या नाम था उसका? प्राइम नंबर्स डॉट लेंथ, फिर उसके बाद i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं कहता हूँ न्यू एरे डॉट पुश, यहाँ पे प्राइम नंबर वाली एरे, उसके अंदर i और उसमें क्या प्लस कर दो? +2। ठीक है। जिसको समझ में नहीं आई वो बताओ, ये क्या लिखा है? ये हो क्या है पहले बताओ सही। उल्टा बोल रहा। पहले हम लोग प्राइम नंबर्स वाले हर एलिमेंट को बुला रहे हैं, उसमें +2 ऐड कर रहे हैं, उसको फिर आखिर में न्यू एरे के अंदर पुश करवा रहे हैं। तो आखिरी में इसका मतलब हमारा जो जवाब है वो बेसिकली क्या होगा? न्यू एरे। इसको हम चलाते हैं, जब हमने चलाया तो हमारे पास न्यू एरे, तो न्यू एरे में डेटा सेव हो चुका है और बिल्कुल वही डेटा आया है जो आप लोगों ने सोचा था। 3 5 7 9 13 15 19। अब आपको पता चल गया होगा कि सेम तरीका फॉर ईच से भी हो सकता है, सही है। लेकिन एक और जावास्क्रिप्ट आपको एरे मेथड देता है, और वो एरे मेथड खास तौर पे तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास क्वेश्चन में कहे कि मुझे नई एरे लाके दो। आपने एक बात नोट की कि फॉर ईच में न्यू एरे का कोई क्वेश्चन नहीं था। मैं कॉन्सोल करवा रहा था, मैं डॉक्यूमेंट और राइट करवा रहा था, वो अपनी मर्जी में मैं जो भी कर रहा था मैं फॉर ईच में कर रहा था। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे एक न्यू एरे बना के दो, तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मैप। अब मैप कैसे चलता है और ये क्यों मैं कह रहा हूं? फर्स्ट पहले आप लिखते हैं var मैप एरे। ये एक मैंने वेरिएबल बनाया है, मैं इसको कहता हूं इक्वल टू। अब जिस तरीके से फ्रूट्स डॉट फॉर ईच था, जैसे सिटीज डॉट फॉर ईच था, इसी तरीके से प्राइम नंबर्स डॉट मैप, क्योंकि हम अब मैप एरे मेथड कर रहे हैं। उसके बाद फॉर ईच की तरह इसमें क्या आएगा? पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हम क्या पास करेंगे? कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। अब फॉर ईच में हम यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ तो कॉन्सोल करते थे, यहाँ कुछ भी करते थे। यहाँ पर लेकिन हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? रिटर्न, क्योंकि ये आप इसको बता रहे हो कि भाई इस एरे में क्या सेव कराना है। मैं कह रहा हूँ रिटर्न कर दो, और यहाँ पे जिस तरीके से आइटम रिसीव होता है फॉर ईच में भी आइटम रिसीव होगा। मैं कह रहा हूँ आइटम में क्या प्लस कर दो?
2। आइटम में पता है हर आइटरेशन पे हर एक एलिमेंट आएगा, बात समझ आ रही है? तो उसमें वो क्या प्लस कर रहा है 2, और ये पूरा नंबर जाके किसमें सेव हो रहा है मैप एरे। इसको चला के देखते हैं क्या ऐसा ही है। तो हमारे पास फंक्शन चल चुका है, अब हम मैप एरे का वेरिएबल देखते हैं। तो मैप एरे में वही सेव हुआ, सिंपल सी चीज है। बिल्कुल बाहर बना सकते हैं। इसको हम थोड़ी जल्दी में कर लेते हैं। हम कहते हैं फंक्शन, लेकिन आपको ये कंफ्यूज कर देगा। ऐड फंक, सही है। यहाँ पे आपको आइटम मिलेगा पैरामीटर, और यहाँ पे आप रिटर्न करा दोगे आइटम प्लस 2। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी आइटम मिले उसमें क्या प्लस करा दो 2, और उसको क्या करा दो रिटर्न। आपने एंटर किया, आपका फंक्शन बन गया। आप कह रहे हैं प्राइम नंबर्स डॉट मैप आप कॉल बैक फंक्शन की जगह आप क्या करोगे डायरेक्टली क्या पास कर दोगे ऐड फंक, और आप एंटर मार दोगे तो आपका जवाब बाहर। बात समझ आई? तो ये इस तरीके से आप इसको बाहर भी बना सकते हैं, और यहाँ पे उसका सिर्फ क्या पास कर दें नाम पास कर दें। मैप का कोई फंक्शन किसी को समझ आ रहा है अभी तक? मैप का फंक्शन कर क्या रहा है? एरो मेथड समझ आ रहा है? ये सिंपल न्यू एरे बनाई है हमने, किसके थ्रू बनाई है डॉट मैप के। सही है, बहुत सिंपल है, फॉर ईच की तरह ही काम है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क कहां पे आता है, जहां पे हम लोग उसमें कॉन्सोल लॉग वगैरह करवा देते, लेकिन इसमें क्या कराते हैं लाजमी रिटर्न कराते हैं। राइट साइड से मतलब नहीं, ये पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये था। जब आपकी स्टेटमेंट पूरी होती है ना, उसका कोई ना कोई कंप्लीट मतलब होता है। जब वो इस लाइन को पढ़ने आया लेफ्ट से, तो उसने बोला मुझे क्या कराना है रिटर्न। अब रिटर्न खुद तो कुछ नहीं करेगा ना, रिटर्न वही चीज रिटर्न कराएगा जो आप उसको बोलोगे। तो वो बोलेगा अच्छा सबर करो, आगे देखने दो मुझे क्या रिटर्न कराना है, तो वो फिर इस लाइन पे आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब ये रिटर्न पढ़ा ना पहले, उसको समझ आ गई कि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न कराना है जो इसके आगे लिखा होगा। सही है? कहाँ पे? नहीं भाई क्या कर रहे हो भाई? ये वाली चीज कह रही है भाई, ये फंक्शन का सिंटैक्स है। नहीं यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न तो दे रहा है ना, हो जाएगा। लेकिन मसला ये कि ये जब आप रिटर्न नहीं देंगे ना, तो मैप एरे में कुछ सेव नहीं होगा। देखें मैप एरे में क्या है, क्यों? क्योंकि आपने मैप के अंदर से कुछ भी रिटर्न नहीं करा। जब आपने मैप में से कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो उसने क्या सेव करा दिया? कौन? देखो एरो फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि एरो फंक्शन में रिटर्न लाजमी होता है, नहीं होता। सही है, उस वो एक सिंटैक्स है जो कि रिप्लेस करता है सिंपल फंक्शन के सिंटैक्स को, खत्म। हाँ, एक इशू होता है कि अगर आप ये करते हो, शायद आपने ये चीज देख ली होगी, जब एरो फंक्शन ऐसे लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको कहना क्या चाह रहा है कि ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। सही है, कुछ सिंटैक्सेस को स्मॉल किया जाता है उसके, लेकिन बैकग्राउंड में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है। जो आप बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि ये सिर्फ इतना लिखा हुआ होता है और ये रिटर्न करता है, और इसमें रिटर्न भी लिखने की जरूरत भी नहीं होती, तो अब भी रिटर्न करता है। तो ये सिंटैक्स है एरो फंक्शन का, कि एरो फंक्शन का अगर आप ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आइटम प्लस 2 को
रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप इधर क्या यूज कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस, तो आपको यहाँ पे रिटर्न लिखना लाजमी पड़ जाता है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि फिर हम ये क्यों बना रहे हैं, खाम खा मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगर आपके एरो फंक्शन की मल्टीपल लाइंस आई तो अब आप कैसे करोगे, फिर कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। फिर अगर आपको उस वाले की आदत होगी तो आप रिटर्न देना भूल जाओगे। जब आप रिटर्न देना भूल जाओगे तो मैप की जो नई एरे बनेगी उसमें क्या क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो अप्रोच एक ही फॉलो करो जो कि सब पे चले, ये मेरा रूल है। सही है, मैं एक ऐसी अप्रोच फॉलो करता हूँ जो मुझे पता है कि हर केस पे चलेगी। अब वो जो पहली वाली जो इसकी कन्वेंशन है वो इस मल्टीपल लाइन पे नहीं चलेगी, तो अब उसकी लिमिटेशन आ गई। अब मैं वो चीज क्यों सीखूं जिसकी लिमिटेशन है, इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। इसको आप सिंपल वन लाइनर की तरह इस्तेमाल कर लो, आप इसको मल्टीपल लाइन में इस्तेमाल कर लो, ये कुछ नहीं कहता। तो मैं वो चीज सीख रहा हूँ। तो मैप आपको समझ आ रहा है कि मैप एक एरे मेथड है। एरे मेथड है जो बेसिकली क्या बनाता है, एक नई एरे बनाता है। ये बात समझ आ रही है। देखें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, सही है बिल्कुल कख समझ नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ, चेहरे देख रहा हूँ कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप घर जाएं, ये वीडियो देखें और इसको ना खुद पहले टाइप करके देखें। एरे तो समझ आ गई है ना, एरे क्या है, सही है ना। रिटर्न का तो मतलब पता है नहीं, हमने फंक्शंस में पढ़ा है। अब देखिए वही मसला है, अगर मेरे पास आगे कोई पूछेगा ना कि सर ये रिटर्न क्यों दिया है, तो मैं बोलूँगा यार जाके फंक्शन की वीडियो देख लो कि फंक्शन में रिटर्न हम क्यों इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब एक चीज जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है। बेसिक जावास्क्रिप्ट में पूरी खिचड़ी है कि एक ऑब्जेक्ट, एक एरे, एक फॉर लूप, एक आपका फंक्शन सब एक साथ यूज हो रहा होता है, एक साथ में फलूदा बना हुआ होता है। अभी आपका जब ये फाइनली ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग मेथड्स खत्म होंगे तो मैं आपको जो एक्सरसाइजेस दूंगा, जो क्वेश्चंस दूंगा, आप फील करेंगे सब कुछ इस्तेमाल हो रहा होगा। एरे भी इस्तेमाल हो रहा है, फंक्शन भी इस्तेमाल हो रहा है, एरे मेथड भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है वो बनती ही इन सबको मिलाकर है। ये एक एक अलग अलग टॉपिक नहीं है, ये एक पूरी एक जावास्क्रिप्ट के कोड का हिस्सा है जो आपको सिखाया जा रहा है। यानी कि एक मशीन है, उसके अलग अलग पुर्जे हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं। अब उस मशीन के आप पुर्जों को नहीं देखेंगे, उनको नहीं समझेंगे तो आपको मशीन समझ आएगी और आप उसको छोड़ें। मैं आपको बोलूंगा एक मुझे ऐसी नई मशीन बना के दो, समझ रहे हैं। अब आपको यही नहीं पता कि इसमें ये वाला पुर्जा काम कैसे करता है, तो आप वो नई चीज कैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास कौन सा फंक्शन था, मैप का। किस पे नहीं, इस पे कंसोल हम यूज नहीं कर सकते। हम हमेशा नई एरे बनाते हैं, मैप का ये काम है। ठीक है, हम यूज नहीं कर रहे, हम हमेशा क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं और वो एक नई एरे लाजमी बनाता है। आपने एक बार अभी नोट की, किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि सारे सो रहे थे। यहाँ पे जब हमने इसको किया ऐसे, बेसिकली ये मसला हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न हटाया हुआ। तो ये नई जो एरे बनी ये सेव कहाँ हुई, ओरिजिनल एरे को नहीं, ये जो नई एरे बनी ये गई किधर। आइटम तो हर आइटम को लेकर आते हैं भाई। आइटम में फर्स्ट आइटरेशन में ये आएगा, सेकंड आइटरेशन में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा, चौथे में ये आएगा। मुझे पता है नहीं जो एरे बनी जो नीचे आपको दिख रही है गई किधर। अब देखें ना, वही मसला है। देखिए बैकवर्ड ऐसे आप ही को लेट होगा, आप ही का कोर्स लेट होगा, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। सही है, मैं बिल्कुल क्लासेस को रोक दूंगा जब ये आपकी बेसिक जावास्क्रिप्ट खत्म होगी। जब तक आप बेसिक जावास्क्रिप्ट के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो मुझे यहाँ कंप्यूटर्स पे आप करके नहीं देंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है।
अब आप देख रहे हैं कि मैं मैप पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को रिटर्न का फंक्शन नहीं पता, आपको ये नहीं पता रिटर्न किस तरीके से काम आता है। अभी हम लोग एक चीज़ बनाते हैं जो पहले भी हम बना चुके हैं, हम एक मेन फंक्शन बनाते थे। मेन फंक्शन में हम फर्ज करें कुछ भी रिसीव करते थे, ठीक है, हम यहाँ से रिटर्न कराते थे। इस तरह का हमने फंक्शंस बनाए थे, ठीक है। अब मैंने कहा था कि इस फंक्शन को कॉल कैसे कराएंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसमें वो आइटम पास कर देंगे या पैरामीटर पास कर देंगे और हम लोग एंटर चलाएंगे तो ये फंक्शन चल जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब एक फंक्शन रिटर्न करता है तो उस फंक्शन का जो डेटा रिटर्न हुआ है उसको किसी न किसी वेरिएबल में आपको सेव कराना पड़ेगा। ये मेरे अल्फाज थे कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो उस रिटर्न की वैल्यू को हमें किसी न किसी वेरिएबल में सेव कराना लाजमी है, वरना मैंने कहा था कि वो जो भी आउटपुट दे रहा है वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली तो आप फंक्शन ऐसे ही चलाते हो, लेकिन जब अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न दे रहा है तो आप पहले क्या लिखते हो, कोई ना कोई वेरिएबल बनाते हो और उसमें आप एंटर लगा देते हो। फिर मैंने कहा था कि पहले क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा, इस फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो किस में सेव हो जाएगा, इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। जब ये इस वेरिएबल में सेव हुआ तो मैंने कहा अब इसका आउटपुट जो है वो मेरे पास सेव हो गया और मैं इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूं। बात समझ आई? तो मैप भी यही इसी तरह का फंक्शन है जो कि आपको आउटपुट दे रहा है। अब आउटपुट जो दे रहा है वो कॉन्सोल लॉग नीचे लिख दे रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उसको सेव नहीं कराया, और सेव कराने के लिए उसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आगे जाके सिंपल एक बार न्यू एरे और इक्वल्स टू। अब अनडिफाइंड क्यों दिया इसने? क्योंकि जो भी इसका आउटपुट हुआ वो कहां से हो गया, न्यू एरे में। तो जब अगर आप न्यू एरे को सर्च करोगे तो उसमें ये वाला डेटा ऑलरेडी सेव हुआ। बात समझ आ रही है? एक काम करते हैं, लाइट रखते हैं इस हफ्ते, सही है। मैप को सिर्फ अब आप नेक्स्ट वीक तक प्रैक्टिस करके आए, लेकिन उसके साथ साथ एरे मेथड्स जो दूसरे हैं उनको भी प्रैक्टिस करके आए, उसके साथ साथ जो पीछे फंक्शंस थे उनको भी प्रैक्टिस करके आए। आपका आइडियली ये होना चाहिए कि आप जैसे ही यहाँ पे आए क्लास में तो जितना आपके पिछला काम हुआ है उसको एक दफा देख कर आए शुरू से आखिर तक, क्योंकि लाजमी सी बात है इतना सब कुछ है वो भूल जाएंगे आप। हम एक और काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट में हम लोग मटेरियल एक प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक इसका है जावास्क्रिप्ट। और ये आप जावास्क्रिप्ट की सारी फाइल्स क्लासरूम में रखें। अब इसमें जो भी चीज़ हुई है कम से कम उसको आप एक दफ़ा चेकआउट करें। जो इसमें index.js है उसके अंदर तो नोट्स बने हुए हैं कि टॉपिक नंबर 1 ये, टॉपिक नंबर 2 ये, टॉपिक नंबर 3 ये, और जो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल टॉपिक होगा उसके और एक और अलग से फाइल बनी हुई होगी। अब जैसे एरे मेथड्स एक डिफ़िकल्ट टॉपिक था तो हमने एरे मेथड्स की अलग से फाइल बनाई। अब फॉर लूप एक मुश्किल टॉपिक था तो हमने फॉर लूप की अलग से फाइल बनाई। इसी तरीके से आपको वो फाइलें सारी इसमें मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं उसकी सारी फाइलें हैं, फंक्शंस हैं, कंडीशंस हैं, सही है। index.html है, इसके अंदर मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कराया हुआ है। ये index.js में सारे नोट्स हैं, नेस्टेड इफ एल्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रॉम्प्ट है, सही है। आपकी बुक भी है। बात समझ आ रही है? तो कम से कम आप index.js से स्टार्ट करें और index.js में जाएं, टॉपिक नंबर 1,
डेटा टाइप। अब आप डेटा टाइप पढ़ें, क्या आपको डेटा टाइप क्लियर है? आप नीचे जाएं। सेकंड ऑप्शन देखें, आपको क्या पढ़ाया गया था? वेरिएबल, वेरिएबल्स आपको पक्के हैं, आप नीचे जाएं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद आपने एरेज पढ़े, स्ट्रिंग्स पढ़े, नंबर्स पढ़े, उनके साथ खेलना सीखा। उसके बाद आपने वो टाइप कास्टिंग पढ़ी, पार्सेंट पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, आप और नीचे जाएं। तो स्टेप वाइज शुरू से नीचे तक जब आप सारी चीज़ को नहीं देख कर आएंगे, आपको ये चीज़ समझ नहीं आने वाली, कतई तौर पे नहीं आने वाली, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी है। और जावा स्क्रिप्ट एक बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है। इसके आगे सर्वर साइड लैंग्वेज भी इसकी है, इसके आगे क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है, मोबाइल डिज़ाइन भी इसमें है। तो अगर आप ये सही से एक दफ़ा सीख जाते हैं तो आपको बाकी किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप Node.js भी इसमें कर लें, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी इसमें कर लें, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इसमें कर लें। आपको पता है कि ये जो Node.js एक्सप्रेस VS कोड आप यूज़ करते हैं, VS कोड Electron.js में बनाया गया था। Electron.js आपका एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, सही है। लेकिन ये है क्या? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट है, उसकी सिर्फ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, वो किसने बनाई हुई है? Electron.js नाम उसको दिया हुआ है, जैसे रिएक्ट है। अब ये पॉपुलर आपको बता रहा है कि हाँ, आपकी पॉपुलर कुछ वेबसाइट्स हैं जो किसके बनी हुई है, कहाँ पे बनी हुई है? सबसे ऊपर कौन है? VS कोड। अब आप VS कोड सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, क्या बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, जो कि कोड को लिखता है। वो खुद किसमें लिखा हुआ है? जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फेसबुक मैसेंजर, सही है। उसके बाद ट्विच, जो गेमर्स हैं यहाँ पे उनको पता होगा कि ट्विच एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है गेमर्स की। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जूम है। तो जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का उन्होंने ना पैकेज लिया हुआ होता है पूरी कंपनी के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, शेयर पॉइंट, एक्सेस डेटाबेस, ये सारी चीज़ें आपको उस पैकेज में मिलती हैं। लेकिन उसमें उसके साथ साथ क्या मिलता है? टीम्स मिलता है। तो टीम्स खुद भी किसमें बनाया हुआ है? इलेक्ट्रॉन। और ये माइक्रोसॉफ्ट का बहुत चलने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिग्मा, यहाँ पे आप खुद देख लेंगे, गूगल पे आप जाके देखें, फिग्मा मार्केट इवैल्यूएशन आप निकाल लें। तो कितनी बिलियन का सॉफ्टवेयर है ये? $20 बिलियन। और ये फिग्मा जो है एक सिंपल सी वेबसाइट है, ये जो किसके लिए इस्तेमाल होती है? डिजाइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कि आपकी जब वेबसाइट अभी बनी नहीं है तो आप इनिशियल डिजाइन पहले बनाते थे फोटोशॉप में। लेकिन फोटोशॉप में मसला क्या होता था कि फोटोशॉप सिर्फ कौन चला पाता था? ग्राफिक्स डिजाइनर। अब ग्राफिक डिजाइनर के पास वेबसाइट की समझ बूझ नहीं होती, सही है। इसका मतलब है उस ग्राफिक डिजाइनर को एक तो ग्राफिक डिजाइनर भी होना चाहिए, ऊपर से उसको एप्स की और दूसरी वेबसाइट्स की समझ भी होनी चाहिए। वेब डिजाइनर भी बेसिकली उसको होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई जब एक वेब डिजाइनिंग है तो सिर्फ उसको किसको आनी चाहिए? वेब डिजाइनर को। उसको ग्राफिक डिजाइनर होने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाया था, जो किसमें बनाया हुआ है? Electron.js, जो कि जावास्क्रिप्ट का सॉफ्टवेयर है। और आज इसकी नेटवर्थ $20 बिलियन है, $20 बिलियन। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के जो खजाना है, जिसको आप मुल्की खजाना कहते हैं, उसमें कितने हैं टोटल? कितने हैं? 18 नहीं है, $9.5 बिलियन बचे हैं। कल रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की, $9.5 बिलियन, ठीक है। उन $9.5 बिलियन में से $3 बिलियन तो सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान के हैं, जो सऊदी शहजादा है, सही है। उसमें तो मेरे ख्याल से $4 बिलियन जो है वो चाइना का लोन है। तो 4 और 3 7 तो हमारे पास, मतलब हमारे पास कर्जा है। अगर वो लोग एकदम आके बोलते हैं भाई हमें वापस करो पैसे, तो हमें देने पड़ जाएंगे। तो हमारे टोटल कितने बचेंगे पीछे? $2.5 बिलियन। पूरे मुल्क का जो खजाना है, पूरे पाकिस्तान मुल्क का जो खजाना है, वो कितना है? $2.5 बिलियन। और ये एक सिंपल वेबसाइट कितने की है? $20 बिलियन। वेबसाइट कर सकता है, मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत, कभी कभी दिल करता है। 15 मिनट का आप ट्यूटोरियल देखें, आपको फिग्मा आ जाएगा, इतना आसान है। तो
वेबसाइट के अंदर ही होता है। और आपने ट्विटर देखा है, ट्विटर कितने का बिका है? $44 बिलियन का। $44 बिलियन का। वो किस में लिखा हुआ है? वो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अभी यही रिपोर्ट चल रही थी कि ट्विटर जो है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और वो एलॉन मस्क जो है वो अपनी टेस्ला और स्पेसएक्स के इंजीनियर्स को उठा के ले आया था कि इसका कोड चेक करो। अब मसला क्या हुआ था कि वो जो टेस्ला और उसके हैं वो पाइथन और स्केला के डेवलपर्स थे, क्योंकि वहाँ पे डेटा साइंस वगैरह का इशू है, एल्गोरिथम्स का इशू है स्पेसएक्स और टेस्ला में। वहाँ पे यूआई थोड़ी चाहिए, तो वो लोग टेस्ला और पाइथन के एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पे जब वो लोग ट्विटर पे आए तो पूरा कोड किसमें? जावास्क्रिप्ट। बात समझ आ रही है? तो ये जावास्क्रिप्ट छोटी मोटी लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, मैप चला रहे हैं, तो पता नहीं कोई फजूल लैंग्वेज है। फजूल लैंग्वेज नहीं है। दुनिया की जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो सब बैकएंड पे किसको यूज़ कर रही हैं? जावास्क्रिप्ट, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि ब्राउज़र सिर्फ किसको समझता है? जावास्क्रिप्ट। आपकी जितनी बिलियनियर की वेबसाइट्स हैं वो सारी, उनका फ्रंट एंड, एटलीस्ट फ्रंट एंड जो है वो सारा किसमें? जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपको बता रहा है ये वो वेबसाइट्स बता रहा है कि जिनका बैकएंड भी किस पे लिखा हुआ है? जावास्क्रिप्ट, टोटली। वरना अगर ये वो लिस्ट करने पे आ जाए ना कि जिन्होंने फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज किया, फिर तो पूरा इंटरनेट आ जाएगा, क्योंकि पूरा आपका ब्राउजर जो है वो समझता ही जावास्क्रिप्ट है, तो फ्रंट एंड लिखना जावास्क्रिप्ट में लाजमी है। बात समझ आ रही है? अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए आपको शुरू से उसको देखना पड़ेगा बार बार। उसकी वजह क्या है कि आप लोग प्रोग्रामर्स नहीं हैं। मैंने आने से पहले यहाँ पे बोला था कि भाई आप प्रोग्रामर्स नहीं हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पहले सीखना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। अब आप में से जो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जिसको नो हाउ है, वो इनको यूं पकड़ेगा, क्योंकि उसने फॉर लूप पहले देखा है, उसने फंक्शन पहले देखा है। वो कहेगा अच्छा बस इसमें ये सिंटैक्स है, ठीक है, उसको सिंटैक्स याद रखने की जरूरत है बस। उसके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास नहीं है, तो आपको तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपकी तबाही तो होगी। सही है, वही वाला हाल होगा कि अभी आपको नहीं आएगा, हो सकता है आप 4 साल बाद आपके घूम के दोबारा आप ट्यूटोरियल वीडियोस देखो यूट्यूब पे, इसकी देखो, कोड विद हैरी की देखो, मॉश की देखो, फलां की देखो, फलां की देखो, हो सकता है फिर थोड़ा बहुत आपको आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एक चीज़ यहाँ पे अभी चल रही है, आप लोगों के पास टाइम भी है, आप लोग सारे कुछ इंटरमीडिएट हैं, कुछ अंडर इंटरमीडिएट है, आपके पास अभी बहुत टाइम है। अभी आप ना यूनिवर्सिटी पे पहुंचे हो ना आप जॉब्स पे आए हो, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई नई चीज़ सीखूँ। अब मैं कब से मेरा दिल कर रहा है कि नेस्ट नाम की एक नई फ्रेमवर्क आया हुआ है जावास्क्रिप्ट का, तो नेस्ट जेएस में वो सीखना चाह रहा हूँ, लेकिन अब वो मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा। आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास टाइम है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला टाइम क्रॉस करके निकल जाएंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि घर वाले आपको बोलेंगे बेटा आप कमा के लाओ, अब टाइम पूरा हो चुका है। अब आप फिर ना चाहोगे भी तो भी मजबूरन आप किसी कंपनी में क्लर्क लग जाओगे 20,000 की जॉब पे। अब आप सुबह 9 बजे जा रहे हो, शाम को आप 6 बजे आ रहे हो, 1 घंटे का सफर करते हुए आ रहे हो बस में, तो आपके पास कितनी भी जान नहीं बचती कि आप खाना भी सही से खा सको। फिर आप बोलोगे बस मुझे सोने दो, क्योंकि दोबारा सुबह 8 बजे उठना है। समझ रहे हो? तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके पास टाइम है, तो अभी ही आप सीख सकते हो। बाद में फिर आपको या तो फिर घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर पे रहते फिर आप नहीं सीख पाओगे। क्योंकि मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, घर वाले आपको ताने मारेंगे, अब आप इतने बड़े हो गए हो, अब तो कुछ कमा के लाओ। समझ रहे हो? अब जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि एज है, हमारा पाकिस्तानी सिस्टम ही यही है कि बच्चा 24 साल से बड़ा होता है, उसको बोलते हैं बेटा अब तो कमाओ। सही, फिर बेटे में भी थोड़ा मसला होता है कि नहीं मैं शादी भी करनी है, फिर बोलते हैं बेटा शादी करनी है तो अब कमा के भी लाओ, तो वो साइकिल घूम जाता है। फिर वो सोचता है यार चलो वैसे कमाना तो वैसे भी है, तो शादी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो फिर वो पूरी जिंदगी वो उसी 20-25 हज़ार के सर्कल पे घूमता रहता है। सुबह 8 बजे उठना, 9 बजे ऑफिस पहुंचना, 9 से 6 तक ऑफिस में रहना, 6 बजे ऑफिस से निकलना, 7 बजे घर पहुंचना, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद सो जाना, फिर उसके बाद दोबारा उठना। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट स्लेव। सही है, बहुत बुरा लफ्ज़ है, बुरा लगता है, लेकिन कभी ये जो शारा फैसल है ना, मैं अभी अपने वो शहाब जो है आपका मैनेजर, उससे भी मैं यही बात कर रहा था कि आप कभी शारा फैसल पे जाओ ना, आप कभी ठीक 1 बजे जाना। सही है,
शाला फैसल के किसी भी इलाके में जहाँ पे ये बन कबाब वाले ज्यादा हों, चाय के होटल हों, आप वहां पे जाके ना बैठ जाना 1 बजे। जैसे ही 1 बजेगा ना, सारी आसपास आपकी बिल्डिंगों से ना जैसे मुर्गियां निकलती है ना फार्म से, वैसे आपको बंदे और बंदियां निकलती हुई नजर आएंगे। वो पूरी बिल्डिंगें भरी हुई होती हैं, वो लंच करने के लिए निकले, क्योंकि अब बेचारों के पास 1 घंटा है लंच करने के लिए। उसके बाद वो ठीक 1 घंटे के बाद इतनी गहमा गहमी हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, आपको जगह नहीं मिलेगी होटलों पे। वो 1 घंटा गुजरेगा, सब गायब, सब अपने अपने ऑफिस में, सब अपने अपने छोटे से क्यूबिकल में। सही, गत्ते का वो बनाया हुआ होता है क्यूबिकल, उसमें छोटा सा पुराना सा Pentium 4 कंप्यूटर रखा हुआ होता है। सही है, क्योंकि मालिक बोलता है तुम्हारा वैसे भी कौन सा काम है, एक्सेल ही तो चलानी है, एक्सेल बेहतरीन चलता है इस पर। वो 2002 का कोई एक्सेल लगा हुआ होगा। सही है, 2022 चल रहा है, वो 20 साल पुराना एक्सेल आपको दिया हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह की आपकी जिंदगी घूमती रहेगी। थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीख लोगे तो आप पाकिस्तान की टॉप 1% अवाम में आ जाओगे। मैं ये स्टडी कर रहा था कि अगर आप बैचलर हो, ठीक है, और आपकी जो मंथली इनकम है वो 60,000 से ऊपर है, सही है, और आप फिर भी 8 घंटे और 6 घंटे काम करते हो, तो मैं देख रहा था आप पाकिस्तान की टॉप 1% आबादी में आते हैं, टॉप 1% खुशहाल आबादी में आते हैं। आप ग्रेजुएट भी हैं और आप 60,000 से ज़्यादा भी कमाते हैं। टॉप 1%, मतलब आप 99% लोगों से आगे हैं ऑलरेडी। अब आपका मुकाबला बस उन 1% लोगों में से। बात समझ रहे हैं? उसकी वजह क्या है? आपको ये चीज़ दिखेगी कि आप 6 घंटे एसी में बैठ के जो थोड़ा सा कोड लिख के आप महाना 60,000 बना रहे हैं, उस पर भी आपके नखरे हैं। बॉस बोले यार ये ज़्यादा काम करो, आप बोलोगे सर एक प्रोजेक्ट पहले ही संभाल रहा हूँ, 2 कैसे संभालूंगा, उस पर भी आपके नखरे हैं। आप थोड़ा नीचे उतर के जाएंगे, बराबर में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो बेचारा वो सीमेंट की बोरियां ले लेके ऊपर चढ़ रहा होगा, उसको मालिक बोलेगा भाई 1 घंटा और काम कर ले, उस बेचारे को फिर भी आखिर में वो 1000 रुपये दिहाड़ी है आजकल, 1500 कर दो, 1500 रुपये दिहाड़ी, उसको 1500 रुपये मिल रहे। अब गर्मी में वो बंदा 50 किलो की बोरी उठा के से ऊपर चढ़ रहा है, आप उस बोरी को हिला के दिखा दो, वो बंदा पीठ पे रख के वो 5वें मरले पे जा रहा है। मेहनत है, इतनी मेहनत करने के बाद उसको 1500 मिलते हैं और आप बस टिक 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 कर रहे हो। मुझे तो कसम से यकीन नहीं आ रहा था जब मैं पहली बार मैंने फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए थे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने कीबोर्ड में गेम तो खेलता था मैं, वैसे भी स्कूल के लिए असाइनमेंट तो हम बनाते थे, यूनिवर्सिटी के लिए असाइनमेंट तो बनाते थे, हालांकि उसमें ज़्यादा मेहनत करते थे। अभी मैंने कहा मैंने किया क्या है, मैंने वही टिक 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 किया है, इंटरनेट पे एक फाइल भेजी है, सही है, उसके बदले मुझे पैसे आ गए। तो ये सोच के ही ना आपको मजा आता है यार, क्या बात। और दूसरा है कि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। हो सकता है इस महीने में आपको एक ऑर्डर मिला, आपने 10,000 रुपये कमाए बस, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगले महीने आपको 4 ऑर्डर मिल गए, आपने 40,000 कमा लिए। अगले महीने आपको 4 ही मिले लेकिन 25-25 हजार के मिले, आपने 1 लाख। अपॉर्चुनिटी है ना। लेकिन क्या जॉब में ये है? आपको 30,000 है तो आप बोलोगे सर 2,000 बढ़ा दो सर, पूरा नहीं हो रहा सर 2,000 बढ़ा दो। अब वो 2,000 में से 1,500 रुपये भी ऐसे मुंह करके बनाएगा जैसे तुम पे बड़ा कोई एहसान कर रहा है। फिर चलो भाई 1 साल पूरा चलते रहो आप उसी सैलरी पे। बहुत सारे मेरे ऐसे ही दोस्त हैं कि जो कि एक ही सैलरी पे 2-2 साल भी चले हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट स्लेव। अब ऐसा क्यों है, हमारी साइकोलॉजी क्यों है? क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं। टाइम जब होता है तो हम लोग कहते हैं यार क्या बकवास है, दिमाग खराब, ऐसी की तैसी हो नहीं रहा, सही है, क्योंकि अभी वो बचकाना ज़हन है। लेकिन जैसे रियल लाइफ में आते हैं ना, जब घर वाले बोलते हैं जा बेटा काम कर, अब फिर आपका दिल भी नहीं कर रहा होता, मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे जा रहा हूँ, रात को 6 बजे आ रहा हूँ, ना मैं घर पे रह रहा हूँ, ना मैं घर की जिंदगी देख रहा हूँ। मतलब सुबह जैसे ही सुबह हुई आप घर से निकल गए, रात हो गई तो आप घर वापस आ रहे। अब पूरा दिन घर पे क्या हुआ, बाहर कौन गया, कैसे हुआ, आपने वो पूरी जिंदगी मिस कर दी। घर पे कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हुई तो आपको जाके अपने मैनेजर को बोलना पड़ता है सर ये मसला हो गया, सर मुझे घर जाना है। वो भी ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हाफ डे सिर्फ दे रहा हूँ, उसके भी मतलब वो पैसे काट दें। हाफ डे का मतलब होता है कि आधे दिन के पैसे कटेंगे। ऐसे माहौल है। और अगर आप इस तरह की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो फिर आप तो भाई बोलो मैं 1 हफ्ते नहीं आ रहा। 1 हफ्ते में गया था ना ये इस्लामाबाद वाले ट्रिप पे, मैंने सैलरी पूरी ली है, सिंपल। क्योंकि भाई मेरे जो टास्क थे मैंने पूरे किए हुए थे।
जब मैं आया तो मैंने कहा कि मैं संडे वाले दिन भी मैंने काम किया है, मैंने अपना वो मार्जिन पूरा कर लिया जो मैं 1 हफ्ते में कर रहा था, मैंने खत्म, मेरी सैलरी पूरी आई। अब आप बताएंगे ऐसा काम कहीं और होगा? पहली बात तो बॉस आपकी टिका गए ना क्लास लेगा कि 1 हफ्ता ये तुम गए कैसे? सही, क्योंकि 1 साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं आपको पता है कंपनी से? 12 से 15, किसी किसी कंपनी में 18। उस पे भी अब वो बोलते हैं कि नाम की होती हैं, लिखी हुई होती हैं। आप जाके बोलोगे कि मुझे 15 दिन की छुट्टियां चाहिए तो आपको बहुत सही से समझाएगा, हाँ बेटा तुम 15 दिन के लिए जाओगे, फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? मैं रोक दूं अपना काम तुम्हारे लिए? है वो बोलेगा बेटा तुम जाओ, मैं पीछे से और बंदा ले आऊंगा, टेंशन ही कोई नहीं। वो एक एडवर्टाइजमेंट देगा ना, बाहर लाइन लग जाएगी, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोई भी चीज यूनिक नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप अपना माइंडसेट बनाएं, एक तो बिजनेसमैन वाला, दूसरा प्रोग्रामर वाला। आप पैसे जमा करें, काम करें, दबा के काम करें, फ्रीलांसिंग करें, ये करें वो करें, टीचिंग करें, जॉब्स करें। आप दबा के 1 साल में ना एक थोड़ा अमाउंट जमा करें, आप देखेंगे अब मेरा अमाउंट इतना है कि अगला पूरा साल जो है अगर मैं घर पे कुछ भी ना करूँ ना तो मेरा घर चल जाना है। इतना पैसा आप जमा करें, फिर अगले साल में कोई ना कोई रिस्क लें। आप किसी बाहर मुल्क चले जाएं, आप किसी और जगह चले जाएं, किसी और कंपनी में ट्राई करें, रिस्क लें। रिस्क लेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, रिस्क नहीं लेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ये आपको समझना होगा। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है आपको बैकअप प्लान तो चाहिए। घर वाले बोलेंगे बेटा खाएंगे कहां से, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है। तो आप 1 साल फ्रीलांसिंग से इंशाल्लाह इतना बना सकते हैं कि आपको अगला साल जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल में इतना इंशाल्लाह हो जाएगा, आप उस साल का खर्चा भी निकालेंगे और अगले साल का एक अक्यूमुलेटेड अमाउंट भी जमा कर लेंगे। आप 2-3 लाख एक्स्ट्रा भी बना लेंगे कि आप किसी बाहर मुल्क निकल जाए। आप उसमें फिर टूर वीजा होता है ना, 60 दिन का होता है, 3 महीने का होता है। अब आप फ्रीलांसर है, आपसे कौन पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो? आपके पास अपना लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर है, पीछे बैकपैक है, खत्म, आपकी पूरा ऑफिस आपके साथ है। आप किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप वहां पे विजिट वीजा ले लें, 60 दिन में 2 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। आप वहां ढूंढें, कंपनीज में जाएं, बोलेंगे मुझे ये आता है, ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे रख लें। समझ रहे हैं? आपको पीछे की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपने घर वालों को अपना ATM कार्ड दिया हुआ है, बोला हुआ है रोज की बुनियाद पे इतने पैसे निकाल लेना, महीने पे इतना राशन निकाल लेना। आपको टेंशन नहीं है, पीछे काम हो रहा है और आप अपनी लाइफ को सेटल करने में लगे हुए हो। तो इस तरीके से सोचो। हमारे ये सिखाया जाता है बेटा मैट्रिक करो, मैट्रिक के बाद इंटर करो, इंटर के बाद बेटा अगर अच्छे मार्क्स आए तो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कराची यूनिवर्सिटी से BCom, सही है, ये सब करके उसके बाद बेटा किसी कंपनी में लग जाओ। कोई बेचारा कहीं सेल्स एजेंट लगा हुआ होता है, किसी कोई इंश्योरेंस कंपनी में लग जाता है, कहीं पे कोई कॉल सेंटर में लग जाता है, फिर आगे वो बेचारा पूरी जिंदगी उसी साइकिल में घूम घूम के बुढ़ा होके वहीं मर जाता है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा चेंज यार, ठीक है फ्रीलांसिंग भी रिस्क है, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बाहर हैं, रिस्क है, हो सकता है कि काम ना आए 6 महीने, अब आप बैठ गए हो, अब क्या करें? रिस्क तो हर जगह है, लेकिन रिस्क है तो फिर मजा भी है कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का चांस तो है। लेकिन जो आप जॉब कर रहे हो क्या वहां पे चांस है? बस इस चीज को ऐसे तोलें। मैं ऐसे तोलता हूं कि भाई यहां पर मैं एक जगह हूं, अभी मेरी सैलरी बढ़ रही है। अब मुझे पता है कि इस कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि मेरी ये इस सैलरी से ऊपर करेगी, मतलब मुझे पता है मेरी ग्रोथ यहाँ पे रुक जाएगी। अब आप बोलोगे तुम पागल होगे, तुम इतनी सैलरी छोड़ के भागोगे? मैं भागूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दूसरी कंपनी अगर बड़ी कंपनी है, अब उसको पता लग रहा है कि मैं इस कंपनी में इस वक्त ऑलरेडी काम कर रहा हूं, सही है, अब मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग है। जो जॉबलेस बंदा होता है उसमें और जो एक जॉब पे बंदा होता है उसमें बहुत फर्क होता है, और उसको ट्रीट भी बहुत अलग तरीके से किया जाता है। कि जो जॉबलेस बंदा होता है कंपनी को पता है ये डेस्परेट है, इसको जॉब चाहिए, ये कुछ भी कह देगा, झूठ भी बोलेगा मुझे बस जॉब दे दो। लेकिन जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है ना, उनको पता है अगर ये आ रहा है तो ये मतलब इसकी डेस्परेशन नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन ये आ रहा है तो ये किसके लिए आ रहा है? ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें इतनी अहलियत है, ये खुद को इतना अहल समझ रहा है, ये कह रहा है कि मैं जंप करना चाहता हूं। तो हमेशा एक थंब रूल है कि वो आपसे पूछते हैं कि भाई अभी तुम्हारी सैलरी कितनी है, आप बोलो 1 लाख। अब बोले भाई क्या एक्सपेक्टेशन है, आप बोलोगे 1.5 लाख। जाहिर सी बात है मैं ज्यादा चाहूंगा ना, तभी तो आपके पास आऊंगा।
तो वो आपको तोड़ते हैं 1.30 1.20 पे। लेकिन ग्रोथ हुई ना, अब आपकी ज्वाइनिंग किस पे हो रही है? 1.20 पे। इसका मतलब है 1 साल के बाद आप 1.5 तो वैसे ही क्रॉस कर जाओगे। बात समझ आ रही है? तो इसको ऐसे सोचें, जब तक आप पैसे का नहीं सोचेंगे ना, आपको मेहनत करने का दिल नहीं करेगा। सीधी बात है, इंसानी फितरत है। आप जरा सोचेंगे यार, मैं जो अभी टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, अभी जो मैं फेसबुक पे लगा रहा हूँ, देखो दिन में एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, सही है। ऐसा नहीं है कि मैं भी पूरा दिन बैठ के कोई बस कोडिंग शोडिंग करता रहता हूँ, नहीं भाई, मैं भी गाने सुनता हूँ, मैं भी कोई मूवीज़ वगैरह देख लेता हूँ, दोस्तों के साथ मैं भी क्रिकेट देख लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको बैलेंस करें। आप देखें कि रात को सोने से पहले आप ये सोचेंगे आपने पूरे दिन में कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ की है, कोई ऐसी चीज़ सीखी है जो आपको पहले नहीं आती थी, अब आपको आती है, भले वो किसी और ज़बान का एक लफ्ज़ हो। आपने अरबी का एक लफ्ज़ सीख लिया, इनफ है। जब आप रात को सो रहे हो ना, तो आप ये ज़रूर सोच के सोएं कि क्या आपने आज कोई ऐसा कोई काम किया जो आपको आज से पहले नहीं आता था। तो आप 6 महीने इंतज़ार करें, आपको महसूस होगा कि 6 महीने में आप में बहुत तब्दीली आ चुकी है, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ज़रूरी नहीं प्रोग्रामिंग, हर वक्त प्रोग्रामिंग जाहिर सी बात है बंदा बोर हो जाता है। आप कोई अरबिक क्लास सीख लें, आप कोई एक नई कोई हॉबी सीख लें, आप पाइथन सीख लें, आप क्लाउड डिप्लॉयमेंट सीख लें, आप बिटकॉइन पे चले जाएं, आप ट्रेडिंग सीख लें, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग कैसे होती है, बिजनेस सीख लें कि बिजनेस कैसे होता है, शुगर फैक्ट्री कैसे चल रही है, सही है, कौन से बिजनेस बिक रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कौन से अपसेट्स हुए हैं कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था $1 बिलियन का बिका है। इसको सर्च करें, कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इटली में आजकल क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, यूरोप का कौन सा मुल्क क्या मांगता है आने के लिए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जान के सोएं, आपको लगे कि यार मैंने कुछ ऐसी चीज आज नहीं हासिल की जो मुझे पिछले दिन पे नहीं पता थी। ये आप अमल मुसलसल 6 महीने करें, आपको 6 महीने के बाद खुद फील होने लगेगा कि अब आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ी है, और उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप बोलोगे कि नहीं, पहले मैं सिर्फ एक चीज सीखता था, अब मैं 2 चीज सीखूंगा। और आपका जैसे जैसे दायरा पूरा आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, आप में और एक वुसअत आएगी, तो आपकी सोचने की जो ताकत है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जितनी अभी मैंने फाइल्स अपलोड की हैं इस पूरे वीक में, कोई और असाइनमेंट नहीं है, जस्ट इनको क्या कर लें, आप रीड आउट करें, इनको रीड करके अपना जो ये पूरा काम है इसको अपने कंसोल पे या अपनी फाइल्स पे इस पे VS कोड में एक दफ़ा चला के देख लें चल रहा है, तो आपके दिमाग में सवाल उभरेंगे कि ये आइटम ही क्यों लिखा, कॉल बैक फंक्शन ही क्यों बनाया, वेरिएबल क्यों नहीं बनाया, ये फंक्शन को ऐसे ही क्यों चलाते हैं, इसको वेरिएबल में सेव कर सकते हैं नहीं कर सकते, वेरिएबल को डायरेक्टली फंक्शन नहीं बना सकते क्या। तो इस तरह के क्वेश्चंस फिर आपके दिमाग में उभरेंगे। ठीक है, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और मुझे बताया गया था कि सर्दियों की रातें हैं तो छीना छपटी का मसला होता है।